नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का एक यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी बेस का ये है आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहला क्वेश्चन जो हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया कि इसमें क्या दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि धुमंतु समुदाय के बारे में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आगमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो धुमंतु समुदाय या खानाबदोश वे लोग हैं जो एक स्थान पर नहीं टिके रहते, अपितु वो अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि उनका जीवन मुख्यतः उनके पशुओं पर आधारित है, क्योंकि वे किसी वर्ष किसी क्षेत्र में पर्याप्त पानी की मात्रा और चारा उपलब्ध नहीं हो सकता था। इसलिए पशुओं के लिए वो अपने चारा खोजने के लिए उनके पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध नहीं रहती तब तक वो उस स्थान पर रहते। इसके बाद वे नए स्थान पर चले जाते। उसका निरंतर आगमन निम्नलिखित कारणों पर लाभदायक है। पहला हो गया, ये चारागाहों के हरा भरा होने और उसके अति चरण के बचाने की सहायता करता है, क्योंकि चारागाहें अतिचारण एवं लंबे प्रयोग के कारण बंजर नहीं रहती। यह विभिन्न क्षेत्रों के चारागाहों के प्रभावशाली प्रयोग में सहायक करता है। खानाबदोश कबीलों को बहुत से काम जैसे कि खेती, व्यापार, पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। उनके पशु मृदा को खाद उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन हो गया कि चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार को निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि कानूनों से चरवाहों को जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। प्रतिभूमि नियमावली, अंग्रेज सरकार ने चरागाहों की खेती की जमीन की अनुपयुक्तता मानती थी। यदि यह भूमि जुताई योग्य कृषि में बदल दी जाए तो खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने के योग में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इसके लिए स्पष्ट से जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों का उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती थी, जिनकी इंग्लैंड में बहुत अधिक रहती थी। सभी चारागाहों को अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि मानती थी, क्योंकि उन्होंने कोई लगान नहीं मिलता था। इस बात को ध्यान रखते हुए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में देश में विभिन्न भागों में प्रतिभूमि का विकास हुआ, विकास के लिए नए नियम बनाए गए। इन नियमों की सहायता ने सरकार ने गैर खेतीहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई और ऐसे भूमि को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें कुछ लोगों को इस नई जमीन पर बसे के मुखिया बना दिया गया। इस तरह के कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनकी चारागाहों नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती का फैलाव से चारागाहों सिमटने लगे, जिनसे चारागाहों के जीवन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन अधिनियम क्या हुआ। वन अधिनियम 19वीं सदी के मध्य
तक अलग अलग प्रांतों में विभिन्न अधिनियम बनाए गए, जिसके अनुसार जंगलों की दो श्रेणियां बांटी गई। पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन। आरक्षित वन क्या था? कुछ जंगल जो वाणिज्य रूप से कीमती लकड़ियों जैसे देवदार एवं साल के पेड़ पैदा करते थे, उन्हें हम आरक्षित घोषित कर दिया गया था। चारागाहों का इन जंगलों में प्रवेश करना वर्जित था। संरक्षित वन, इन वनों को चारागाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे। चारागाहों के सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार को इन नियमों के लिए लागू की गई यह सोचती थी कि पशु वन की जमीन पर मौजूद छोटे छोटे पौधे कुचल देते हैं और कोपले खा जाते हैं। अब ये चारागाहों के अपने पशुओं को वन क्षेत्र में चराना बहुत कठिन हो गया। उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा खोजना भी कठिन हो गया। जंगलों में प्रवेश करने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, और अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उनमें जुर्माना भी लगाया जाता था। अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज सरकार ने खानाबदोश लोगों को संदेह के दृष्टि से देखती थी और धूमकड़पन के कारण उनका अनादर करती थी। वे गांव-गांव जाकर बेचते और कारीगरों और व्यापारियों को अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने लगे। हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चारागाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे, इसलिए औपनिवेशिक सत्ता को खानाबदोश कबीलों को अपराधी मानती थी। 1871 में औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम को क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट पारित किया। इस कानून को दस्तकारों, व्यापारियों और चारागाहों में बहुत सारे समुदायों के सूची में रख दिया। वैध परमिट के बिना ऐसे समुदायों को उनके अधिसूचित गांवों के बाहर से निकलने की अनुमति नहीं थी। ग्राम पुलिस भी उनको निरंतर नजर रखती थी। इस अधिनियम में उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप खानाबदोश समुदायों को उनके अधिसूचित गांवों के बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं थी और अधिसूचित गांव में बस जाने के आदेश दे दिया गया था। यह अधिनियम इस खानाबदोश समुदायों को घुमंतू क्रियाओं पर बहुत घातक पड़ा। चराई कर। अंग्रेज सरकार ने 19वीं सदी के मध्य में चराई की शुरुआत की। ऐसा इसका राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया। भूमि, नदी और जल के नमक, व्यापार, सामान और यहाँ तक के पशुओं को भी दिया गया कर लगा दिया गया। किसी चराई के घुसने से पहले उसमें चरवाहों को अपने आस-पास दिखाना पड़ता था। प्रत्येक पशु के लिए कर अदा कर पाना, उसके पशुओं की संख्या और उसके द्वारा अदा किया गया कर उसके पास अंकित कर दिया जाता था। 1850 से 1880 दशकों के बीच में एकत्र करने के लिए अधिकारों की ठेकेदारों में बोली लगा दी गई। ये ठेकेदार चारवाहों से अधिक वसूलने करते थे। 1880 तक सरकार चारवाहों से सीधे तौर पर वसूलने लगे। अपराध की आय बढ़ने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने पशुओं को भी लगा दिए। परिणाम स्वरूप चरवाहों को चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर को कर देना पड़ता था। चरवाहों को उच्च दरों पर कर देने के कारण बहुत सा नुकसान होता था कि ठेकेदार ने अपने निजी लाभ के लिए यह बहुत बड़ा अधिक नुकसानदायक सिद्धि
हुई। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन को स्थापित हो जाने के कारण मसाई समुदाय के चारागाह उससे छीन लिए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा बंदिशों के चारवाही एवं व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों में बुरी तरह प्रभावित किया। मसाई समुदाय के अधिकतर चारागाह एवं उस समय छीन गए यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका एवं 1885 के विभिन्न उपनिवेशी में बट गए क्षेत्रों के लिए बस्तियां बनाने के लिए मसाई लोगों को सर्वश्रेष्ठ चारागाहों को छीन लिया गया और मसाई लोगों को दक्षिण केनिया और उत्तर तांजानिया के छोटे से क्षेत्र में धकेल दिया गया। उन्होंने अपने चारागाहों को लगभग 50-60% भाग खो दिया। औपनिवेशिक सरकार ने उनके आवागमन पर विभिन्न बंदिशें लगाना प्रारंभ कर दिया। चारागाहों को भी विशेष आरक्षित स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया गया। विशेष परमिट के बिना उनके सीमाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मसाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र की सीमा सीमित कर दिया गया, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ चारागाहों से कट गए और ऐसी अर्धशुष्क पट्टी पर रहने को मजबूर कर दिया गया जहां सूखे और आशंका से हमेशा बनी रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक पूर्व अफ्रीका के औपनिवेशिक सरकार के एक स्थानीय किसान के समुदायों को अपनी खेती के लिए भूमि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप मसाई लोगों के चारागाहों की जमीन पर तब्दील हो गए। मसाई लोगों ने रेवड़ चराने के लिए विशाल क्षेत्रों का शिकारगाह बना दिया गया। उदाहरणतः केनिया में मसाई मारा एवं संबरू नेशनल पार्क में, तंजानिया में सेरेटिक पार्क इन आरक्षित जंगलों को चरवाहों को इलाकों में शिकार कर सकते थे। वे जानवरों को ही चरा सकते थे। 14,760 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला सेरेंगेटी नेशनल पार्क में मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करने पर बनाया गया था। ये जो हम पढ़े हैं ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक विश्व में भारत और पूर्वी अफ्रीका में चारवाहो समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समान थी। ऐसे दो परिवर्तन के बारे में बताइए जो चारवाहो और मसाई गाड़ियों दोनों के बीच में समान रूप से मौजूद थे। उत्तर समझते हैं। क्योंकि भारत में ऐसे अफ्रीका के दोनों ही देशों में साम्राज्यपूर्ण ताकतों को अधीन थी, इसलिए शोषण का तरीका भी ऐसा था कि भारत पहला ऐसा था। भारत में अफ्रीका और चारागाहों के समुदाय खानाबदोश थे, इसलिए उन शासनों को शासन करने वाली औपनिवेशिक शक्तियां उन्हें अत्यधिक संदेश से देखती थी और ये उनके अधिक पतन का कारण बना। दोनों स्थानों पे चारवाहो समुदाय को अपनी चारागाहों कृषि भूमि के तहरीर दे दिए जाने के कारण खो बैठे। भारत के चारागाहों की खेती और जमीन में तब्दील करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया। जो जमीन इस प्रकार छीनी गई वे अधिकतर चारागाहें थी। ऐसे बदलाव चारागाहों के पतन और चारागाहों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया। इस प्रकार की अफ्रीका में भी मसाई लोगों की चारागाहों श्वेत बस्ती बसाने वाले लोगों द्वारा छीन ली गई और उन्हें खेती की जमीन बढ़ाने के लिए स्थानीय किसान समुदायों को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत और अफ्रीका दोनों ही जंगलों के यूरोपीय शासकों द्वारा आरक्षित कर दिए गए और चारवाहों के इस जंगलों
में प्रवेश निषेध कर दिया गया। ये आरक्षित जंगल जो दोनों देशों को अधिकतर उन क्षेत्रों में थे जो पारंपरिक खानाबदोश चरवाहों की चारगाह में थे। इस प्रकार दोनों ही मामलों में औपनिवेशिक शासकों को खेती बाड़ी को प्रोत्साहित किया गया, जो अतः चारगाहों का पतन का कारण बनी। मैं समझता हूँ कि आपको ये आधुनिक विश्व के चारगाहे समझ में आया होगा। आधुनिक विश्व के चारगाहों का समझ में आया होगा। इसमें क्या है कि इसमें 4 प्रश्न थे जो आपको समझ में आया। पोस्टलाइट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये है। अब इसको एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें का हम एनसीईआरटी का चालू किए हैं। एनसीईआरटी का चालू किए। एनसीईआरटी का बुक का चालू किए हैं। आपको देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगले में आपको कमेंट करके लिखिए और बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमको भी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगला यूनिट का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।